नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल नीलेश जीएस क्लासेस में। तो अभी तक हम लोगों ने कोशिका के चैप्टर पर चर्चा की थी। कोशिका के चैप्टर को हम लोगों ने विस्तृत तरीके से अध्ययन भी किया और उसको कवर किया। उसके हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और उसमें भी हमने आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करवाया है। जैसा कि हमने कहा था कि अब हमारा कल का टॉपिक है पाचन तंत्र, तो आज हम अपने टॉपिक पाचन तंत्र से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो सबसे पहले पाचन तंत्र है क्या, मतलब पाचन है क्या। तो सीधे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद खाना खाने के बाद वह शरीर में किस प्रकार से उसका पाचन होता है और वह अपने किस प्रकार से उपयोग होता है। ठीक है, तो यह क्रिया कहलाती है पाचन। अब हम इसकी यदि बात करें कि पाचन है क्या, सबसे पहले यदि हम पाचन की बात करें कि पाचन क्या है, तो पाचन सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जटिल पदार्थों का, जैसे हम लोगों ने खाना खाया तो वो हमारे जटिल पदार्थ हो गए। ठीक है, तो जटिल पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में कन्वर्ट या परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गई पाचन की परिभाषा। ठीक है, मतलब जटिल पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया कहलाती है पाचन। ठीक है, जटिल पदार्थों का एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन कहलाती है। ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पाचन के प्रकार। ठीक है, कि पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, पाचन में हमारे कौन कौन से अंग काम करते हैं, पाचन में हम लोग की कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती हैं, और पाचन के बारे में हम लोग अभी विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम पाचन की बात करें, पाचन, ठीक है, तो जो पाचन की प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है यह दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है आहार नाल। ठीक है, और दूसरा प्रकार होता है इसका पाचन की क्रियाएं। पाचन की क्रियाएं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ से आप अगर इस डायग्राम को समझ लेंगे तो आपको पाचन के आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले यदि हम आहार नाल की बात करें, आहार नाल को दो भागों में हम देखेंगे। सबसे पहले आहार नाल में हम देखेंगे कि पाचक अंग कौन कौन से हैं। हमारे शरीर में यदि हमने खाना खाया तो उसको पाचन में या पचाने में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा हम यह देखेंगे कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। पाचन ग्रंथियां, क्योंकि ग्रंथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शरीर में भोजन को पचाने में कार्य करती हैं, तो हम देखेंगे पाचन ग्रंथियां भी कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम पाचक अंग की बात करें तो बिल्कुल आपको अभी याद हो जाएगा, आप लोगों को केवल समझना है और इमेजिन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम पाचक अंग की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने खाना के लिए क्या करते, सबसे पहले रोटी तोड़ी और उसको कहाँ ले गए, मुख में।
सबसे पहले पाचन की क्रिया स्टार्ट हमारे मुख से ही हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा क्या अंग आएगा? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा में हमने खाना खाया। मुख गुहा में खाना खाने के बाद जैसे हमने निवाले को अंदर किया तो कहाँ आएगा? यहाँ। तो ये जो हम लोगों को दिख रही है ये कहलाती है ग्रासनाल। ये वाला जो भाग है ये कहलाता है ग्रासनाल। ग्रासनाल। अब ग्रासनाल तक खाना आ गया। ठीक है, अब ग्रासनाल से खाना कहाँ जाएगा? हमारे अमाशय में। हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर अमाशय। ठीक है, अमाशय में खाना 2 से 3 घंटे तक रुकता है। उसके बाद वह प्रवेश करता है छोटी आंत में। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे आंतें। आंतें कितने प्रकार की होती हैं? आंतें होती हैं 2 प्रकार की, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब आंतें। तो यहाँ पे आएगी आंत। ठीक है, आंत कौन कौन सी? एक छोटी आंत, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। बड़ी आंत। ठीक है, इस प्रकार से हमने पाचक अंग देख लिए। ठीक है, यहाँ देखो आपको बिल्कुल समस्या नहीं आएगी अगर आपने इमेजिन किया होगा कि सबसे पहले खाना की प्रक्रिया कैसी होती। सबसे पहले मुख में गया, मुख के बाद इस वाली नली जो जे वाला हमको दिख रहा है ये कहलाती है ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद जाएगा खाना अमाशय में और अमाशय के बाद जाएगी आंत में। यहाँ पे थोड़ी खाना रुकेगा 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे कि इनमें पाचन ग्रंथियों की भूमिका कौन कौन सी रहती है। मतलब कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती हैं उनकी क्या भूमिका होती है, तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ग्रंथि की बात करें तो वो ग्रंथि होगी लार ग्रंथि। हमने मुख में खाना खाया, अब उसको चबाया। चबाने के बाद अपने मुख के अंदर लार स्त्रावित होती है, आपको पता होगा, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा खाना है वो चिपचिपा और लचीला हो जाता है, जिसके कारण वो अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले जो हमारे अंदर लार पाई जाती है, और लार कहाँ से होती है? वो ग्रंथियों से स्त्रावित होती है। ग्रंथियों की चर्चा भी हम आगे करेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं और कैसे स्त्रावित होती हैं, ये हम सभी चर्चा आगे करेंगे। ये केवल आपको अंग से परिचित करवा रहे हैं। ठीक है, तो जो ये पाचन ग्रंथियां हैं तो सबसे पहले भूमिका होगी तो वो होगी लार ग्रंथियां। अपने मुख में लार स्त्रावित होती है तो उसमें भूमिका होती है लार ग्रंथियों की। ठीक है, लार ग्रंथियों ने अपना काम कर दिया, चबा लिया। उसके बाद खाना सीधा ग्रासनाल से होके कहाँ गया? अमाशय में। ठीक है, जैसे ये हम लोग अगर यहाँ पे थोड़ा डायग्राम देख लें, ये एक सेकंड, ये हमारा मुख गुहा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो हमने आपको बताया था ये वाली जो भाग है ये कहलाती है ग्रासनाल। ग्रासनाल। ठीक है, अब ग्रासनाल के बाद जो ये वाला जो हिस्सा है ये चला गया श्वसन की ओर, जहां से हम सांस लेते हैं। सांस का और भोजन की यहाँ तक नलिका समान होती है। अगर हम नाक से सांस लेते हैं तो यहाँ से होके फेफड़ों में इस ओर से बाहर निकल आती है। ठीक है, और यदि अगर हम लोगों ने खाना खाया है तो भोजन के लिए वो अपना ये मार्ग चुन लेती है। ठीक है, और यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जो यहाँ पे हम लोग यहाँ को कंठ बोलते हैं। कंठ बोलते हैं ना इस चीज को, यहाँ पे ये कंठ है। ठीक है, तो खाना अब यहाँ से गया तो इस ओर जाएगा। ठीक है, अब इस ओर जाएगा तो यहाँ से अपनी जो आप लोगों को पता होगा कि ये वाली देखो यहाँ पे ये संरचना स्टार्ट हो गई है, ये वाली, तो ये है अमाशय। तो भोजन यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, अब जब भोजन यहाँ पे रुकेगा तो ये क्या है? अमाशय। अमाशय में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो स्त्रावित, अभी हम इसके बारे में आपको भी डिस्क्रिप्ट में बताएंगे। यहाँ से जो ग्रंथि से स्त्रावित होता है वो निकलता है जठर रस। ठीक है, तो यहाँ पे पाई जाएंगी जठर ग्रंथियाँ। जठर ग्रंथियाँ। ठीक है,
अब यदि जठर ग्रंथियों के बाद की बात करें तो फिर वो जाएगा कहाँ पे, यहाँ से अग्नाशय पाया जाएगा। यहाँ पे मिलेगा आपको अग्नाशय की संरचना मिल जाएगी ऐसी, है ना। ये अपना अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या निकलेगा, अग्नाशय से निकलेगा अग्नाशयी रस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अग्नाशय की चर्चा करेंगे, अग्नाशय की चर्चा करेंगे। ठीक है, अग्नाशय के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे यहाँ पे यकृत की चर्चा, है ना। यकृत की भी चर्चा करेंगे। ये क्या है, यहाँ से पित्तरस आपको पता होगा, यहाँ से पित्ताशय, यहाँ से पित्ताशय। ठीक है, यहाँ से पित्ताशय स्त्रावित होगा और यहाँ से अग्नाशयी रस अग्नाशयी रस स्त्रावित होगा और यहाँ से अपना जठर रस। ठीक है, तो ये अग्नाशय हो गया। अब अग्नाशय के जो बाद देखेंगे वो देखेंगे हम यकृत। अब यदि हम जब यकृत की बात करें तो आपको याद होना चाहिए जो ये वाली ग्रंथि है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, या यूं कहें कि यह सबसे बड़ी बाह्यस्त्रावी ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि, बाह्यस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इतनी चर्चा की है पाचक अंग, पाचक ग्रंथियां। अब आएंगे अगर हम पाचन क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले यदि हम पाचन क्रियाओं की बात करें, आप लोग ध्यान देना, सबसे पहले जो क्रिया होती है वो होती है अंतर्ग्रहण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है, अंतर्ग्रहण। यह कौन सी क्रिया कहलाती है, जब हम भोजन को अपने मुंह में रखते हैं, मुख तक भोजन को ले जाना, मुख में प्रवेश कराना, यह कहलाती है अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण बाद की क्रिया होती है वो कहलाती है पाचन। जब हम लोगों ने खाने को मुख में रखा तो वो कहलाई, मतलब कि खाने को मुख गुहा में प्रवेश करा दिया तो वो कहलाई क्रिया अंतर्ग्रहण। इसके बाद क्या होगा, खाने का पाचन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने का पाचन सर्वप्रथम मुख से ही प्रारंभ होता है। यह चीज आपको याद रखने, क्वेश्चन अगर आए कि सबसे पहले भोज्य पदार्थों का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो होता है अपने मुख गुहा से। ठीक है, अब जो पाचन होगा, पाचन के बाद होगा, जैसे हमारे खाने का पाचन हो चुका तो उसके बाद, पाचन के बाद होगा अवशोषण। अवशोषण क्या है, अवशोषण का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने खाना खाया उसके बाद यह अमाशय में रुका, उसके बाद आएगा यह छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद जो जब यह नीचे यहाँ से जाएगा तो यहाँ से अपनी क्या होगी, बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जब यह छोटी आंत में भोजन जाएगा, ठीक है जी, जब यहां से जे जाएगा तो यहां पर कुछ संरचना पाई जाती है जिसे अपन लोग कहते हैं रसानुकुर या विली, VILLI, विली या रसानुकुर भी बोलते हैं, इसे रसानुकुर या विली। तो इनके द्वारा जो एक लिक्विड फॉर्म में खाना आएगा, अपना जो पचा हुआ भोजन आएगा, तो उनको इन बिली के द्वारा लिक्विड फॉर्म में अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ इस तरह से। यहां से ये इनको सोख लेती हैं। जब ये भोजन इनको सोखेंगी, उसके बाद यह मिला देंगी किसमें, रक्त में। बात समझ में आई। उसके बाद भोजन जाएगा रक्त में, तो अवशोषण किसके द्वारा होगा, बिली के द्वारा होगा। अब भोजन जो हमारे मतलब इनके काम का था ये तो शरीर के अंदर चला गया। अब उसके बाद जो वेस्ट भोजन बचा, जो मतलब जिसका शरीर में यूज नहीं होना, उसका पाचन हो चुका, वो जाएगा यहाँ, ये हिस्सा कहलाता है सीकम। यह हिस्सा कहलाता है सीकम। मतलब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों कहां पर मिलती हैं, तो वो मिलती हैं सीकम।
सीकम वाले स्थान पर ये दोनों मिलती हैं, और जो ये वेस्ट भोजन होता है ये अपना फिर ये बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे अपेंडिक्स वाला ये वाली जो अपन को संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना अपेंडिक्स कहलाएगी, अपेंडिक्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको अभी बाद में बताएंगे। और ये वाला जो हिस्सा ये आ गया है, ये है अपना गुदा। इसके बाद ये वेस्ट भोजन गुदा की सहायता से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होगा, विली ने इसको अवशोषित कर लिया, और अवशोषण के बाद क्या होगा इसका स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब ये है जो विली द्वारा भोजन को सोखा गया उसका उपयोग करना, मतलब उसका जो उपयोग होगा वह क्रिया कहलाएगी स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद जो भोजन ये बाहर निकलेगा तो यह कहलाएगी बहिर्क्षेपण। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि पाचन की क्रियाएं हमारे शरीर में कैसे स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले आहार नाल में पाचक अंग देखे हम लोगों ने कैसे जाएंगे, उसके बाद हम लोगों ने पाचन ग्रंथियां भी देखी थी, पाचक ग्रंथियों के बाद हम लोगों ने पाचन क्रियाएं देखी हैं। ठीक है, अब हम आपको थोड़ी चित्र में अभी हम अच्छे से बता दे रहे हैं कि हम लोगों को अब कौन कौन से अंगों को पढ़ना है और किस तरीके से उन अंगों को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम ये डायग्राम की सहायता से हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी आपको नोट्स इसके टेलीग्राम पर हमारे नीलेश जीएस क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप लोगों को डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसा डायग्राम होता है। ठीक है, उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और किस प्रकार से यह भोजन को पचाने में क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे डायग्राम। तो डायग्राम में देखें, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मुख गुहा। एक मिनट, मुख गुहा, ये हो गया मुख गुहा। ठीक है, इसके बाद ऐसा भोजन यहाँ से जाएगा, मुख गुहा से हमने प्रवेश किया, फिर यहाँ से भोजन भी जाता है और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी जाएगी। यह भोजन का और श्वास नली का समान मार्ग है। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हमने अभी आपको बताया था कि ये चला जाएगा अपना, ये इसकी चर्चा हम श्वसन तंत्र में करेंगे। यहाँ से फेफड़े स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो मतलब फेफड़े में से श्वसन तंत्र की क्रिया है वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे। अभी हम लोग करेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कंठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब भोजन जाएगा, ठीक है, ये हमारा भोजन गया। अब भोजन के बाद, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से अपनी छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई, ये यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई। छोटी आंत में यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या पाया जाता है, यहाँ अग्नाशय पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा ये यकृत स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ यकृत पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है। ठीक है, अभी हम इस बता रहे। अब यहाँ से हमारी जो होगी तो वो हो जाएगी यहाँ से अपनी बड़ी आंत स्टार्ट। ठीक है, ये अपेंडिक्स। ठीक है,
ये अपना गुदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी यदि हम बात करें तो ये अपनी बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद ये क्या है, ये अपना अमाशय हो गया, अमाशय, ठीक है। ये जो अपनी दिख रहा है आपको, ये अपनी हो गई ग्रसनी, ये ग्रसनी, ठीक है। ग्रसनी के बाद जो ये कंठ है ये कहलाता है एपिग्लोटिस, 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 इस कंठ को कहते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, ठीक है। इसके बाद जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, भोजन जिससे यहाँ से ग्रसनी से आएगा और फिर यहाँ से हम लोगों का ये हिस्सा चला जाएगा फेफड़े की ओर, और इस साइड का जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाएगी अपनी ग्रासनाल, ग्रासनाल, ये कहलाएगी ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद जो भोजन आएगा वो आएगा, ग्रासनाल के बाद जो भोजन आएगा वो आएगा अमाशय में, ये अमाशय में आएगा। और यहाँ से ये वाली जो दिख रही है आपको, ये यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ये अपनी छोटी आंत स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ तक जाएगी। अभी हम छोटी आंत के भी विभिन्न भाग देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं, हर चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, ये है अपना अग्नाशय। अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि भोजन को पचाने के लिए, जो हम लोगों ने अभी पाचन ग्रंथियों में पढ़ा था, तो अभी ये अग्नाशय में हम लोग विस्तृत चर्चा भी करेंगे, ठीक है। अग्नाशय के बाद जो अगर हमको ये गोलाकार जो संरचना दिख रही है, ये वाली जो संरचना है, ये कहलाती है यहाँ पित्ताशय। यहाँ से पित्त रस निकलता है और ये पित्ताशय में स्टोर होता है। उसके बाद इन नलिकाओं के द्वारा भोजन में मिलता है, जिस कारण क्या होता है, हम जो भोजन करते हैं वह बिल्कुल मतलब और सरल मात्रा में टूट जाता है। आगे अच्छी चर्चा करेंगे। ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये वाली संरचना है यकृत, यह संरचना है यकृत, यह संरचना यकृत, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, ये हमने अभी आपको बताया था कि जहां छोटियां तो बड़ी आंत मिल रही है, ये कहलाएगा सीकम, ठीक है। ये हो गया सीकम। लगभग हम लोगों ने इसके सभी भाग देख लिए हैं, है ना। अब इन जो ये वाले जो हम लोगों ने भाग देखे, जैसे मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, एपिग्लोटिस, ग्रासनाल, अमाशय, अग्नाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत, पित्ताशय, गुदा, सीकम, इन सब की अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और वो चर्चा करेंगे हम अपने कल के लेक्चर में, ठीक है। तो इतना भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है, और पढ़ते रहना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। और जो इसके जो आपको नोट्स हैं वो आपको हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।